वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। बारिश बरसी ना श्रीलंकन बल्लेबाज चले, इस बार पाकिस्तानियों की दुआएं भी रंग ना ला सकी। न्यूजीलैंड तकरीबन श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात को सिफर कर चुका है। ग्रीन शर्ट्स अब इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच जीते या हारे, वर्ल्ड कप में उसका सफर आज हकीकी मानों में खत्म हो चुका है। आज के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बासानी यूं लग रहा है कि वो शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। अब तक 145 रन्स पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं न्यूजीलैंड की, और 27 रन्स का हदफ अभी भी दरकार है। 27 रन्स का जो रन्स है वो अबूर करना है और उसके बाद वो बासानी श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सवालात बहुत सारे हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान एक क्रिकेट का मैदान ही था जहां कामयाबी हासिल करके आवाम को कुछ पल की खुशियां फराहम कर सकता था, लेकिन इस बड़े टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान आवाम को कोई खुशी देने में नाकाम क्यों रही। और हकीकी तौर पर पाकिस्तान का सफर इस वर्ल्ड कप में उसी दिन तो खत्म हो गया था जिस दिन वो मुसलसल अपना चौथा मैच हार गया था, जिसके बाद मामला अगर मगर और दुआओं पर आ गया था। कौम ने इसमें भी टीम का साथ दिया, कभी अफगानिस्तान की हार तो कभी इंडिया की जीत की दुआ की, लेकिन किस्मत में भी कब तक जो है वो साथ देती है। और इस वर्ल्ड कप में हमारी इबरतनाक शिकस्त की बहुत सी वजूहात हैं। टीम की नाकिस कारकर्दगी अपनी जगह पर है, इंजरीज अपनी जगह पर हैं, मायूसी अपनी जगह, लेकिन इस हार में सबसे बड़ा किरदार मैनेजमेंट की जानिब से अदा किया गया। इस इवेंट से पहले ही पीसीबी बतौर इदारा सियासी वफादारियों का मरकज़ बना रहा। पसंद नापसंद की बुनियाद पर तैनातियाँ हुई। टीम को सपोर्ट करने की बजाय तनकीद का निशाना बनाने एक बहुत बड़ी वजह थी। हमारी मैनेजमेंट की कोताहियों का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि दौरान वर्ल्ड कप ही चीफ सेलेक्टर और खिलाड़ियों पर माली मफादात का इल्ज़ाम लगाया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सर उठाया। मैचेस हारने पर टीम के एहतसाब का नारा बुलंद किया गया। और तो और अपने आप को सच्चा साबित करने की तगोदा में खिलाड़ियों की प्राइवेट चैट तक टीवी स्क्रीन की जीनत बनाई गई। इन सब का नतीजा ये निकला कि इस अहम इवेंट के दौरान ही टीम के चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, जो अब गुज़श्ता शब मंजूर भी कर लिया गया, क्योंकि कल शाम ही चीफ सेलेक्टर ने एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड दोनों पर संगीन आयद किए हैं। इस इंटरव्यू का नशर होना था कि मैनेजमेंट पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर करने में ज़रा देर नहीं की। तस्दीक हुई कि इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, और उसकी बड़ी वजह उनके वो स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने टीवी पर आके दिए हैं। यानी बुनियादी तौर पे वो इस्तीफा विच वॉज हैंगिंग इन द एयर, फाइनली वो अप्रूव हो गया और इंजमामुल हक को भी फारिग कर दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी ज़ाहिर प्रॉप तो करेगी, उसमें से क्या निकलता है ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र वर्ल्ड कप में इख्तिताम पजीर हो गया है। गो कि उन्होंने भी इंग्लैंड से अपना आखिरी मैच खेलना है, लेकिन इंग्लैंड से ये मैच जिस पे बारे में कहा जा रहा था कि 131 रन के मार्जिन से जीतना या 28 ओवर्स के अंदर चेस करते हुए इस मैच को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। अब वो अगर मगर की सिचुएशन भी न्यूजीलैंड के आज की इस फतह के बाद तकरीबन ख़त्म हो गई है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर मायनाज फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ हम बात कर रहे थे कि आज का मैच जो है वो ये तयन कर देगा कि अगर मगर की कैफियत में भी हमने रहना है या दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। यानी अब फाइनली हमारा सफ़र वर्ल्ड कप में ख़त्म हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमारी कौम है उसकी जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनका सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होता। हालांकि आज जो मैच न्यूजीलैंड जीतेगी उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही एक टफ़ हो जाएगा कि 244 रन से या तो इंग्लैंड को शिकस्त दें या फिर जितना भी इंग्लैंड टारगेट करे उसको 16 या 17 ओवर में चेज़ करे। दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। तो इसमें देखिए कि जो एक्सपेक्टेशन इसलिए अलाइव है कि जो लास्ट इनिंग मैक्सवेल ने खेली है, जो ऑस्ट्रेलिया 91 फॉर 7 थे और 200 रन करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा दिया और एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन बना दिया। तो हमारी कौम भी इसी एक्सपेक्टेशन के सहारे अभी तक अलाइव है इस वर्ल्ड कप में कि शायद हमारी तरफ से भी कोई ऐसा मिरेकल हो कि हम भी कोई इतनी बड़ी इनिंग खेल कर दोबारा। अच्छा, वो मिरेकल कैसे होगा बताइएगा कि क्या मतलब 244 के मार्जिन से हमने इंग्लैंड को शिकस्त देनी है? 244 रन के मार्जिन से, तो क्या हम 500 रन का पहाड़ खड़ा करेंगे तो उसके बाद इंग्लैंड से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 250 240 पे आउट हो जाए? हाँ, देखिए यही है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान कोई 375 या 380 रन करता है, पहले बैटिंग अगर पाकिस्तान की आती है और उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम है उसको 100 रन पे या उससे नीचे आउट करता है, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान उनको आउट करता 200 पे या 250 पे या इस तरह किसी भी टारगेट पे, तो वो पाकिस्तान को 16 ओवर या 17 ओवर में चेज़ करना पड़ेगा। तो ये एक मेरा ख्याल है कि सर्कमस्टांसेस है जो इस वक्त पाकिस्तान की कौम को अलाइव रखे हुए हैं और अभी तक पाकिस्तान की कौम ने होप नहीं छोड़ी। आप नहीं चाहते कि हम लोग अगर मगर की कैफियत से निकलें? नहीं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप कल ये कह रहे थे कि आज ये पता चल जाएगा कि हमने
अगर मगर में रहना है या इससे आउट हो जाना है? मगर देखें कि क्रिकेट है, इसलिए अगर मगर भी चलता रहता है और क्रिकेट जब तक चलती रहेगी अगर मगर का खेल चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती हैं और वो पॉसिबल हो जाती हैं। तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते किस टीम का कौन सा डे बैड डे। बाज़ टीमें 27-30 रन पे भी आउट हो चुकी हैं वर्ल्ड कप में। यानी ये तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। सकती है कि इंग्लैंड के साथ हम टॉस जीत के इंग्लैंड को दावत दें कि आए बैटिंग करें और इंग्लैंड को हम 150 पे आउट कर दें और 16 ओवर्स के अंदर हम 150 रन 16 ओवर में चेस कर दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास एक पॉसिबिलिटी आ सकती है दोबारा। नीदरलैंड और इंग्लैंड का मैच तो आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, 160 डोंट यू रन थिंक कि इंग्लैंड ने कम बैक किया उसमें and बड़ा स्ट्रांगली कम बैक हुआ है? अब देखिए इंग्लैंड की टीम मेरी तो बिल्कुल फेवरेट टीम थी जब इन्होंने इस टूर्नामेंट के शुरू में आए थे। जिस तरह उन्होंने एशेज खेली या उससे पहले जो पाकिस्तान का टूर किया, 7 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा एक कंप्रीहेंसिवली उनकी विक्ट्री थी पाकिस्तान के खिलाफ। फिर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंग्लैंड फाइनल जीता है। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस थी, उनके पास जो रूट्स, बटलर, स्टोक्स और इस तरह के टॉप क्लास बैट्समैन थे। मगर जिस तरीके से उनका कोलैप्स हुआ इस वर्ल्ड कप में, उसके बाद बिल्कुल वो नीचे चले गए और बॉटम पे आ गया। मगर लास्ट जो कल उन्होंने मैच खेला नीदरलैंड के, उसमें उन्होंने दोबारा कम बैक किया, बड़ा स्ट्रांगली किया। और जो उनके मेजर ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, उन्होंने सेंचुरी की, वॉक्स ने किया, फिर मिलान ने स्कोर किया। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि दोबारा उन्होंने कुछ हद तक फॉर्म वापस की और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा मैच जीतना, बल्कि इंग्लैंड के साथ मैच ही पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल हो सकता है। और इंग्लैंड के लिए तो ऑब्वियसली इसलिए भी जीतना जरूरी है कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में रहने के लिए अगर पहली 8 पोजीशन में आता तो फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंग्लैंड इस वक्त नंबर 7 पोजीशन पे है, तो उस पर रिटेन रहने के लिए उनको पाकिस्तान को शिकस्त देना बहुत ज़रूरी है, हराना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो फॉर्म आपने अगेंस्ट नीदरलैंड देखी है इंग्लैंड की, डू यू थिंक कि हम उनको 150 स्कोर पे आउट कर सकते हैं इन केस कि इंग्लैंड पहले बारी लेता है? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इतना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। मगर क्रिकेट आपको जैसे नामुमकिनात में इसको मुमकिनात बनाने का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बेन और जिस तरह वो खेले हैं आपके मैक्सवेल, उसके बाद तो लगता है कुछ भी हो सकता है। दोनों टांगों पे क्रैम्प पड़े हुए हैं, खड़े होकर हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ छक्के लगा रहे हैं। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, कल तो आपने हमें ये भी कहा था कि 90% प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, बारिश हो सकती है। देखिए मेरा ख्याल है कि उनका जो महकमा मौसमियात है वो भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान से मिलता जुलता है, क्योंकि आज भी अगर आप अल जजीरा की या BBC की रिपोर्ट देखें जो ये आया था न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच, तो उसमें प्रेडिक्शन ये थी कि आफ्टरनून 12 बजे के बाद 4:30 बजे तक 99% फोरकास्ट थी इसकी बारिश की और हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म। लेकिन अभी तक देखें 4:30 से भी टाइम एक्सेस हो गया, मगर अभी तक कोई बारिश। ये कहा जा सकता है कि कुदरत का निज़ाम भी हमारे साथ नहीं है इस वक्त। जिस तरह की बातें हो रही है, क्योंकि हम बेसिकली हम जो हमारा अनप्रोफेशनलिज्म है और जो इनकम्पिटेंसी या फिर करप्शन का कल्चर है, उसको हम अंडर कारपेट डालने की कोशिश करते हैं कुदरत के निज़ाम के थ्रू और मजहबी लिबादा ओढ़ के। तो मेरा ख्याल है कि आज वो थोड़ा सा उल्ट हो गया। गुज़श्ता शाम ही जो खबर आई कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है इंजमामुल हक साहब का, हाउ बिग वॉज इट? यानी अभी तक तो हम तनकीद इसलिए रोके हुए थे कि शायद टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं। शुड वी स्टार्ट नाउ या पोस्टमार्टम शुरू करना चाहिए, इस पे कमेंट करना चाहेंगे, या आप समझते हैं नहीं अभी भी हमें को मार्जिन देना चाहिए कि इंग्लैंड से देखें मैच अगर जीत जाते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर लोग कहेंगे ये तनकीद कर रहे थे? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के स्टेटमेंट दोनों को देने चाहिए, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इंजमामुल हक बिल्कुल इनोसेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ज़का अशरफ कम्प्लीटली इनोसेंट है। ज़का अशरफ साहब अगर कोई ब्लेम करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्टेटमेंट आती है, तो आप कैसे वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मेगा इवेंट से पहले अपनी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर सकते हैं? आपने एकदम उनको चेंज करके लाया। और इंजमामुल हक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया अहमद मीर को कि भाई मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले मुझे इन्होंने टीम दी है। भाई अगर आप प्रोफेशनल है तो आपने किस लिए टीम दी? आपको पता नहीं है? आपको 40 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए। प्रोफेशनलिज्म तो ये है कि आप पहले आते और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सारा जो डेवलपमेंट है उसका काम करते, उसके बाद टीम अनाउंस करते। आपने फिर किस लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? इसका मतलब है कि जो आपका बेसिक मोटिव कुछ और था। फिर इसका मतलब है कि लोग जो आप पे तनकीद कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका चेयरमैन है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इनका मिली भगत से यह दोनों काम हुआ है। जो सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, नई अनाउंस हुई है वर्ल्ड कप से पहले, जो कुछ भी हुआ मेरा ख्याल है कि उसमें यह दोनों पार्टनर हैं और ये दोनों ने मिली भगत से काम किया हुआ है। अच्छा, दिस इज इवन मोर सिवियर। और बिल्कुल ऐसा लग कैसे हो सकता है? आप देखेंगे पूरी दुनिया में क्रिकेट की 8, 9, 10 कंट्रीज़ हैं, किसी की सिलेक्शन कमेटी इस तरह वर्ल्ड कप से पहले डिसॉल्व होकर नई सिलेक्शन कमेटी आ सकती है। फिर चीफ सेलेक्टर का क्या काम है कि वो कैप्टन को चेयरमैन के घर लेकर जाए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए।
और फिर देखें कि जो चीफ सेलेक्टर है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पता नहीं था, क्योंकि जब आप किसी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके जो आपका रिकॉर्ड है सारा सिस्टम उसके सामने होना चाहिए। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। मुझे बताया जा रहा है कि 162 रन पे न्यूजीलैंड की 5वीं विकेट गिर गई है 171 का, क्योंकि टारगेट है। ये तो जाहिर है पीछे विकेट्स इन हैंड है उनके पास, वो तो स्कोर कर लेंगे। मेरा ख्याल 8-10 रन, क्योंकि देखिए 30 ओवर के अंदर अगर वो ये नेट रन रेट इज मोर इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। 30 ओवर के अंदर अगर स्कोर करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए 244 चेज करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर 30 ओवर से एक्सीड करता तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा। नहीं, अभी तो 30 ओवर्स पर अभी तो मेरे ख्याल 8-10 ओवर पड़े और 7-8 रन बाकी हैं। एग्जैक्टली, यानी वो भी तब टारगेट वही हो गया जो मैंने आपको बताया, 244 वाला। 244 या 16 या 17। 131 वाली बात अब नहीं, वो तो खत्म हो चुकी, क्योंकि उस वक्त थी जब एक रन के मार्जिन से जब न्यूजीलैंड बिल्कुल क्लोज इनका मैच होता और उसमें जो न्यूजीलैंड की टीम जीतती वो होता। ठीक, अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं जो कुछ सिलेक्शन कमेटी में हुआ, मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो कुछ हुआ, चेयरमैन पीसीबी का अपना इंटरव्यू आ गया, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या कोई मेजर सर्जरी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त? देखिए सर, ये हम 2003 में भी यही सुना था जब पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ था। 2007 में जब बॉब वुलमर ने खुदकशी की थी, पाकिस्तान पहले राउंड में पहले वेस्ट इंडीज़ से आ रहा, फिर स्कॉटलैंड से आ रहा, इंजमाम कैप्टन थे। उसके बाद 2016 में जो हुआ वर्ल्ड कप के लिए उस चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक थे, इन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, फिर पहले राउंड में वापस आ गए। तो अभी ये हर दौर में ये बातें करते, कमेटियाँ इनकी चलती रहती हैं। 3-4 इन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो कि उनकी एज में है 80 साल से ऊपर है, उसको कमेटी का हेड बना देते हैं, चेयरमैन। वो 5-6 दिन के बाद उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है, वो भूल ही जाते हैं कि हुआ क्या था 7 दिन पहले, क्योंकि वो 80 साल में याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना इस एज में। नहीं, लेकिन क्या हुआ था 2003 से जो हमने नोज डाइव करना शुरू किया, आई स्टिल रिमेंबर 2003 में साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था और हमारी तरफ से वकार यूनुस साहब कैप्टन थे। 2007 में इंजमामुल हक साहब थे। उसके बाद 2011 में बॉब वुलमर वाला जो इंसिडेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2007 में हुआ था वो, फिर 2007 में हुआ था। फिर उसके बाद मतलब पै दर पे हमें ये बहुत सारे जो और कमेटियां बनती रही, कमेटियां बनती और रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले 15 साल का ऑडिट होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मैं बार बार प्रोग्राम में जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जब तक वो स्टेक नहीं लेंगे इनका ऑडिट नहीं होगा, कभी कोई भी नहीं कर सकता। ये काम पिछले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का है। देखें ना, और भी काफ़ी काम है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो पाकिस्तान के हाईएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये तो और आप इसको क्लियर करना से करें ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जो है, प्राइम मिनिस्टर अभी मेरा कितने टाइम के लिए, अभी टाइम भी उनका थोड़ा है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो ये जो स्टेक होल्डर हैं उनको ही चाहिए कि इस तरह का कोई कदम उठाएं जिससे पाकिस्तानी, देखें 24 करोड़ आवाम इसके साथ इन्वॉल्व है ना, हर बंदे की दुआएं इसमें शामिल है, हर बंदा देख रहा है। आपके पास एक स्पोर्ट्स बाकी बची है, बाकी स्पोर्ट्स तो आपने तबाह बर्बाद कर दी ना। हम दुआओं पे काम चलाते रहे। हॉकी का हमने 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी का 4 दफ़ा के ओलंपिक चैम्पियन रहे। हम अब क्वालिफाई नहीं कर सकते ना वर्ल्ड कप के लिए ना ओलंपिक्स के लिए हॉकी में। आप स्क्वाश देख लें, ब्रिटिश ओपन चैम्पियन, वर्ल्ड ओपन चैम्पियन, और 30-30 साल चैम्पियन रहे। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? वही हाल हम क्रिकेट का करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमें ऑडिट करना पड़ेगा। देखिए अब्दुल रऊफ साहब, ऑल्दो इट्स अ बिट अर्ली टू से कि कौन फारिग होने जा रहा है, कौन डिलीट होगा, इट्स अ बिट अर्ली टू से। हम इस टूर्नामेंट के बाद कह सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज तो भी हम भी कर रहे हैं कि ये चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने या चेयरमैन पीसीबी ने ये जो दरमियान में ये एक मामला खोल लिया, पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब एक मैच रह गया है, उसके बाद ये बातें कि कैप्टन चेंज हो जाएगा, नीचे जो हायरार्की है वाइस कैप्टन वो भी चेंज हो जाएंगे। पिछले 2-3 मैचेस में तो वो खेले ही नहीं है, वो इंजरीज है या कुछ भी है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा होगा या हो सकता है एटलीस्ट कैप्टन की हद तक? देखिए, जो इनकम्पिटेंसी थी वो तो सबकी तरफ से थी, और मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़्यादा थी। इस तरह की कंट्रोवर्सीज आई हैं, उसमें ज़्यादातर तो उसका मेजर जो इसमें इन्वॉल्व था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। देखिए, आपकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और पीछे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डेवलप हो रही है। न्यूज़ आ गई है कि न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से मैच जीत लिया है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज, फिर चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा, फिर उसके बाद वो कंपनी में एजेंट के प्रॉब्लम, फिर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू, फिर 3-3 साल के आप इनको किस लिए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें कि आपकी जो आपने स्पिनर सेलेक्ट करके इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के साथ भेजे हैं, अब देखें कि हर बंदा जानता है कि इंडियन स्पिन पिचें हैं और स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं। जब तक आपके स्पिनर्स अच्छे नहीं होंगे आप मैच नहीं जीत सकते। आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैच न्यूजीलैंड से था, जो आपने आखिरी मैच जो आपने जीता है, उसमें पाकिस्तान ने 3 स्पिनर साथ रखे हुए थे और एक भी स्पिनर टूर्नामेंट उस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि एक स्पिनर को तो अभी तक बेंच पे बैठाया और इसका मतलब है कि इतनी हल्की तरीन सिलेक्शन हुई है और इतना इसमें
इनकॉम्पिटेंसी का लेवल है कि आप सोच नहीं सकते, तो उस पर कौन एक्शन लेगा और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो 10-12 साल से आपकी स्पिन अकेडमी चला रहे थे, जो आपके लेजेंड वहाँ पे रखे हुए थे, वो सिर्फ अपने जो रिश्तेदार थे उनको प्रमोट कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनके लिए चांसेस बना रहे थे, और जो दूसरे जेन्युइन लड़के थे उनको उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। इसी वजह से आज पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। फिर 5 प्लेयर ऐसे थे जो वर्ल्ड कप में आपने शामिल किया और आप 15 दिन पहले आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। फिर एक नसीम शाह की इंजरी हुई, आपकी सारी की सारी फास्ट बॉलिंग जो आपकी है वो फ्लैट आउट होगी, आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कोई नहीं था, जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, वो दोबारा आपको भेजने पड़े वहाँ पे। यानी कि एक मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये तो ब्लंडर्स की इंतहा है जिस पे मेरा ख्याल है कि देखना अच्छा पड़ेगा। साहब, अब हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है, उससे पहले मुझे बताइए कि अब जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना आखिरी मैच खेलना है वो किस इंटेंट से खेलना होगा? क्या प्लेयर हमारे डीमोरलाइज होंगे, टूटे हुए होंगे, खासतौर पे इस मैच के नताइज को देख के? तो क्या माइंडसेट होगा और क्या होना चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादातर T20 क्रिकेट की है और हमें T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो जितने ज़्यादा ओवर कम होंगे उतना पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन उतना हमें तो पाकिस्तान- T20 भी नहीं, हमें तो 15 ओवर समझ के खेलना चाहिए, और एक जैसे और- आप बता रहे हैं कि 16 ओवर से मैच खत्म करना है। 16 ओवर में, और मेरा ख्याल है कि इसमें सारे खुले आम खेलेंगे और उनको एक ओपन चीज़ मिल जाएगी और मेरा ओपन स्टेज मिल जाएगा, उसमें वो अपना आप, मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज है। अगर पाकिस्तान थोड़ा खुले दिल के साथ खेले तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बेहतर खेल सकते हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि पाकिस्तान अब इस स्टेज पे न्यूजीलैंड को बाहर करके सेमीफाइनल में आ जाएगी, मगर हम अच्छा खेल सकते हैं। कितने चांसेस हैं वैसे? चांसेस 99% हमारे नहीं हैं, 1% चांसेस है 1% चांस, और वो मिरेकल हो सकता है कोई। और मैक्सवेल कौन हो सकता है हमारी? हाँ ये हो सकता है, अगर कोई एक मैक्सवेल, फ़खर ज़मान ही है ज़्यादातर। फखर जमान, यू आर आइंग ऑन फखर जमान। फ़खर ज़मान। कोई आपकी सजेशन हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? देखें मेरा ख्याल है कि फ़खर ज़मान एक सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और दूसरी फैंस के लिए भी, कि क्या उन्हें भी अपने दिल पकड़ के बैठना चाहिए? उनकी रेमेडी क्या है उनके लिए? उनके लिए मेरा ख्याल है कि होप तो अलाइव रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह ताला पे यकीन है, हमारी होप अलाइव रहनी चाहिए। मगर फ़खर ज़मान के लिए दुआ करें कि उसी पे आपका डिपेंड करता है। अगर वो चल गया तो मेरा ख्याल है कि किसी भी नामुमकिन को वो मुमकिन बना बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपके वक्त के लिए। क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और मामलात आपके सामने हैं। 16 ओवर्स में अगर तो हम ताक़ुब करने के लिए जाते हैं तो 16 ओवर्स में मैच को ख़त्म करना पड़ेगा। अब या हमें 244 रन्स के मार्जिन से इंग्लैंड को शिकस्त देनी पड़ेगी, तभी हम सेमीफाइनल की दौड़ में रह सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूजीलैंड ने आज बहुत मुश्किल कर दिया, यानी हमारी अगर मगर की जो कैफियत है उस पर पानी फेर दिया है। कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मैदान में आ गए हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं बात। इसे हिकमत कहिए, अपनी पार्टी की खुलम खुला हिमायत, या फिर मौके की नज़ाकत से पैंतरा बदलना। सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ को स्पेस दिलाने के लिए हर लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उनका मकसद किसी न किसी तरीके से PTI को इंतखाबी मैदान में मुकम्मल तौर पर इन कराना दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद से लेकर अब तक कई बार सदर ममलिकत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर PTI के लिए नई राहें तलाश करने में वक्त सर्फ करते रहे। दोबारा से मेल मिलाप और सुलहजुई की इन कोशिशों में अभी तक कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई है। और गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत ने एक बार फिर निगरां वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा और ख़त लिखकर अपनी सी एक कोशिश की है। इस ख़त में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तहरीक इंसाफ के बुनियादी हुकूक, हमवार सियासी मैदान से मुताल्लिक़ खदशात पर गौर करने का कहा है। सदर ने निगरां वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त के साथ PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का ख़त भी भिजवाया है और ख़त में सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा है कि निगरां तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान यानी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना बेहद अहम है। उन्होंने मजीद लिखा कि आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहमी के आपके बयानात बाइस इत्मीनान है। यकीन है जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सदर ममलिकत ने ख़त में यह भी तहरीर किया कि आवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बज़रिया आज़ाद मीडिया, इजहार राय और जमहूरियत की रूह है। सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने, आवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत बतौर सरबराह रियासत जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है और आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर, वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल ख़त आपको इरसाल कर रहा हूँ। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते वाक़यात पर मीडिया में बहस हुई। उनका कहना था कि लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदले जाने पर ऐसे वाक़यात बाइस तशवीश बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी, अदालत के रिलीफ के बाद दोबारा गिरफ्तारियाँ मामलात मज़ीद हसास बना देती है। सदर ममलिकत ने मज़ीद कहा कि आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक है।
आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय के साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है। निगरां वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। सदर मुमलिकत अकेले नहीं, जो पीटीआई के लिए भागदौड़ के बहुत से ऐसे रहनुमा जिन्हें बात करने की आज़ादी है, या वकला जो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर पीटीआई के लिए स्पेस हासिल करने के लिए कोशाएं। ऐसी एक कोशिश गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में की है। इस मुलाकात में ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करके पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि उन्होंने पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है और कमीशन ने कहा है कि बल्ले का निशान पीटीआई का हक होगा, पीटीआई का ही होगा। उन्होंने बताया कि 45 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। और डॉक्टर बाबर रवान साहब ने एक मीटिंग कर ली जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और सारे मेंबरान साहिबान थे। पीटीआई के बिहाफ से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये इकदामात बहुत जरूरी है। और उसकी असल वजह ये कि अगर पीटीआई को आपने लो करना है, जो हर सूरत में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इकदामात बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और ये बैरिस्टर अली जफर साहब बता रहे हैं कि पीटीआई ने एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी बनाई है। एक तरफ पॉलिटिकल इंगेजमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ वही वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि पीटीआई का जो बयानिया है इंतखाबात के अंदर, वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग होगी, यानी पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट का तासुर दे रहे हैं। सदर मुमलिकत का खत, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और फिर सिविल सुप्रीमेसी की जंग और सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, ये क्या मामला है? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। भाई साहब जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुरू कर लेते हैं प्रेसिडेंट के ख़त से जो उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म को लिखा है। उसमें पीटीआई के रिजर्वेशंस फॉरवर्ड किए और कहा है कि उम्मीद है कि आप इन रिजर्वेशंस पर कान धरेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर होगा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो पूरे मुल्क के सदर हैं, मतलब मुझे कहने दीजिए इस वक्त तो वही सदर हैं, बावजूद इसके कि उनकी जो टर्म थी वो मुकम्मल हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देना नहीं समझा। जाहिर है वो तो जब नए सदर जब तक नहीं आते प्रेसिडेंट तो वही रहेंगे। उन्होंने ख़त लिख दिया है और उस ख़त में पीटीआई के रिजर्वेशंस फॉरवर्ड कर दिए हैं। ये प्रेसिडेंट ने ठीक काम किया है? आइनी तौर पे, कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी देर के बाद मुझे अपने प्रोग्राम में याद किया है। आपकी मसरूफियत की वजह से। पहली तो ये है कि मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप मेरे कहने पर ये सदर की तकरार जो कर रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए तर्क करें, इसलिए कि उन्होंने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में जब से वो सदर बने हैं आज तक ये कोशिश नहीं की कि वो अपने आप को सदर साबित कर सकें। वो एक ग्लोरीफाइड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं पीटीआई के और यही उन्होंने किया है। अगर आप मुझसे तफसीलात मांगेंगे तो प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ, चंद टोटके आपकी खिदमत में पेश है। पहली बात तो ये कि वो कैसे सदर हैं कि एक मुंतखब काबीना उनसे हल्फ लेने जाती है, कहती मैं नहीं लूँगा, फिर हुकूमत उनको समरीज भेजती है, कहते मैं साइन नहीं करूँगा। ये सदर करते हैं इस तरह, एक बात। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको तो शर्म आनी चाहिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, इसलिए कि उनके नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड का वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक 2018 और दीजिए, तो 2018 तो नहीं मिलने वाला, इसलिए कि वो जिन्होंने दिया था वो अब है नहीं। न बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, न फैज़ अमीर साहब DGI हैं, तो कौन देगा उनको? तो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तकरार करते ही मुझे मेरा दिल करता है कि मैं पीटीआई से कहूँ कि कुछ तो शर्म करें खुदा के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके नज़दीक इसके सिवा कुछ नहीं है, इसलिए कि देखिए आप दो बातें याद रखें। अच्छा बुखारी साहब, सादा सा सवाल है, चलिए आपका कोई सवाल सादा नहीं होता भारत जी। ये कुछ देर पहले, अभी कुछ ही देर पहले 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक अली नवाज़ आवान की जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, और दूसरी मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और चीफ व्हिप रहे आमिर डोगर साहब जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक और गिरफ्तारी आज सुबह भी हुई है। ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ ख़वातीन हैं वो रिहा होती हैं फिर गिरफ्तार कर ली जाती हैं। आप नहीं समझते कि तशवीशनाक सूरत हाल तो है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये नतीजा इससे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का है, उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा वो क्या है? ये सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ May 9। May 9 इज़ नॉट ए नॉर्मल क्राइम। May 9 nobody has dared in the past, and let me show you
जो इनका सलूक इनके साथ जो होने वाला है उसके बाद भी कोई नहीं करेगा। अब उसकी तफसीर में जाने का फिर वक्त नहीं है। नो पॉलिटिकल पार्टी कैन कैरी द वेट ऑफ 9th of May। इट्स ए हीनियस क्राइम, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट स्टेट। अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी मर्जी से तो मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में करें तो जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में होगी, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, बल्ले का निशान बिल्कुल होना बैलेट पेपर पे होगा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा कौन? देखिए, ये जो आज तकलीफ हो रही है नहीं कि फलां को गिरफ्तार कर लिया, फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी काया पलट गई, फलां ने बयान जारी कर दिया, उसकी काया पलट गई वगैरह वगैरह, किसी ने इंटरव्यू दे दिया, उसकी माफ़ी हो गई। देखिए, गुजारिश ये है, कुछ लोग वो हैं जो उस दिन के जराइम में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको तो आप एक तरफ कर दीजिए, उनकी फेट तो डिसाइड हो, जो नहीं है वो तो इलेक्शन के टेस्ट कर सकते हैं। अब जो नहीं है उनमें से बाकी कौन बचा है? आप जरा पीटीआई की कॉम्पोजिशन देखें, जाइए वापस 2018 के इलेक्शन से खंबे को भी टिकट दे दें तो वो जीत जाएगा। नहीं, वो गए, वो तो भुट्टो के साथ नहीं हुआ। That's what the popularity अरे is। बाबा, ये तो भुट्टो के साथ नहीं हुआ, इनके साथ कैसे होगा? वो क्यों नहीं हुआ था? मैं बताता हूँ भुट्टो के साथ क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ उसकी What was Bhutto doing at that point in time? ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट से कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उससे ऊपर कोई नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप जिस चालाकी से दोनों की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके भी कोई मेरिट्स होते हैं, उसके भी कोई जवाज होते अभी हैं। एक वकील साहब का शॉट हमने चलाया, वो कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। ये तासुर दुरुस्त है कि पीटीआई फिर ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, अगर तो वो ये दावा कर रहे हैं, मैं मान लेता अगर मेरे सामने कुछ 4, 5, 6 दरखास्तें ना होती पीटीआई चीफ की तरफ से कि जन साहब अल्लाह के वास्ते मुझसे एक दफ़ा मिल तो ले, ये मैंने किए, वो उनसे लड़ेंगे आप। थ्रू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हो, जिसके भी थ्रू है दरखास्त तो की गई ना, तो जब आप उनसे मिलने की दरखास्तें करते और तवक्का रखते कि या अल्लाह वो कबूल कर ले, तो फिर उनके साथ आप क्या लड़ेंगे? आपने लड़के देख तो लिया, आपके पास तो बिल्कुल सीधा सीधा नतीजा रखा है। ठीक। अभी पीटीआई ने एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी भी बना दी है, जो अली जफर साहब फरमा रहे थे। पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी का मतलब ये कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट शुरू की जाए। मुझे जो दो बातें समझ में नहीं आती हैं, एक तो ये कि ये वही पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी है ना जो उन सियासतदानों से बात करेगी जो इस वक्त हैं पार्टियों के, वो तो चोर डाकू हैं, उन चोरों से बैठ के बात करेंगे आप? मुझे तो इस हिपोक्रेसी की समझ नहीं आती कि एक तरफ आप डिक्लेयर करते हैं कि नून लीग हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, फलां हो, अब तो एमक्यू को भी कहते हैं, वो तो चोर और डकैत हैं। पीटीआई विल हैव टू फेस द म्यूजिक नो मैटर व्हाट। एब्सोल्युटली, ये रियलाइजेशन अगर आ जाए वहाँ तो उनकी अप्रोच भी बदल जाएगी और शायद कोई रास्ता भी निकल आए। जब तक वो इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे कि हम वो फलां जानवर के गले में पट्टा डाल देंगे वो इलेक्ट हो जाएगा, उस वक्त तक उनको होश आने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिए कि अगर उन्होंने बिल्कुल यकसर अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपनी पॉलिटिक्स का महवर तब्दील नहीं किया, अच्छा बुखारी साहब, क्विकली चंद मजीद गिरफ्तारियां और मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं अगले चंद रोज में या अगले चंद हफ्तों के अंदर बिफोर इलेक्शंस? व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्विकली बता दें, मुझे ब्रेक लेनी है। बिल्कुल आएंगी, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि मैंने पहले आपको हवाला दिया, आप इंतहाई, मैं बहुत ज़्यादा चलाक तो नहीं, आप कहते हैं यू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपने मुझे उस पर बात नहीं करने दी। मैंने पीटीआई की कंपोजिशन पे आपसे बात करना चाहिए। ज़ाहिर है वली मोहम्मद खान और वासिफ कैसर और ये सब लोग जाए कैसे थे? ज़ाहिर है वकला भी हैं इस वक्त और बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जो पॉलिटिकल नहीं। पीटीआई का ये शक्ल बनी कैसे थी? जहाज़ों में लोग आके ना, ठीक, वो परिंदे सारे उड़ गए, ठीक, तो अब उनके पास उसको असल शक्ल पे लाना इस वक्त मकसूद है कि दिस इज व्हाट पीटीआई इज एंड this is what you were in 2013. Do you think I have it will to be take possible? Sir, it is not possible. Not possible. I have to take a very quick short break. सर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इंसान को दरपेश दीगर मसाइल की बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि माहौल में जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी बात ना की जाए। सनअती इनकलाब ने जहां हमारी ज़िंदगी को अक्सर तब्दील करके रख दिया है, वहीं माहौल में भी बेशुमार तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं और इन्हीं तब्दीलियों में से एक माहौलियाती आलूदगी भी है। पाकिस्तान में जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो इसके पुरहुजूम और मसरूफ़ तरीन शहर खासकर पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर गहरे और आलूदा हवाओं की लपेट में आ जाते हैं और जिसकी वजह से शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो जाता है। स्मॉग
फ़ज़ाई आलूदगी का मसला है जो जहरीले धुएं और धुंध का एक ऐसा भयानक इम्तजाज है जो मैं सांस लेने में ही दुश्वारी पैदा नहीं करता, बल्कि इसकी माहौलियाती, समाजी और माशी मनफी असरात भी कहीं ज़्यादा हैं। सेहत के साथ साथ स्मॉग का मसला समाजी और माशी निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासर कर रहा है। हद निगाह कम होने से लोगों की आमदोरफ्त में खलल पड़ता है, हादसात में इजाफा हो जाता है, दिहाड़ीदार मजदूरों का रोज़गार तकरीबन ख़त्म होकर रह जाता है। स्मॉग में कमी लाने के लिए सनतों की बंदिश पहले से मौजूद है। स्कूलों की बंदिश और बच्चों में बीमारियों की शरह बढ़ने की वजह से तालीमी इदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन इंसानी जानों को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये वजह है कि क्योंकि पाकिस्तान और भारत बदतरीन आलूदगी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल है और उन ममालिक की 60% आबादी को ख़तरनाक फ़ज़ाई आलूदगी का सामना है। ये फ़ज़ाई आलूदगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुसद्दिक़ा लेवल से 7 गुना ज़्यादा है और आलमी इदारे की फहरिस्त में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से चीन को सबसे बदतरीन मुल्क करार दिया गया है, जहाँ हर साल 10 लाख से ज़ायद अमवात हो रही हैं। चीन के बाद 6 लाख अमवात के साथ हिंदुस्तान दूसरे, जबकि 1,40,000 अमवात के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। जानलेवा फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में हर साल 59,000 से ज़ायद अमवात का बाइस बन रही है और यही वजह है कि इस वक्त पंजाब जैसे सूबे में जुज़वी लॉकडाउन की सी कैफियत है। स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज्ड हैं, दफातर को भी, सरकारी दफातर को भी बंद रखा गया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इंटेंस वेदर है, जो हमें फॉगी वेदर लगता है, असल में ये फॉगी नहीं, ये स्मॉगी वेदर है और ये फ़ज़ाई आलूदगी बहुत सारे जो है वो जानों को, इंसानी जानों को मुतासर करती है। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हमने ज़िंदगी को यूं ही तसलसल के साथ जारी रखना है तो हम कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, कम से कम बाहर निकले, खासकर बच्चों को भी बचाएं और मास्क पहनने की जो आदत है, जिस तरह कोविड के अंदर हम अपनाते रहे, उसी तरह यहाँ पर भी उसकी पाबंदी करेंगे तो इससे महफूज रहेंगे, बचे रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे इंशाअल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।